इमिग्रेशन में जितने चेंजेस आ रहे हैं इतनी तो बारिश शायद मानसून में नहीं होती होगी। धड़ा धड़ बैक टू बैक चेंजेस आए जा रहे हैं। आज फिर एक चेंज आया है, एक नया बिल पास हुआ है जिसका नाम है कनाडा बॉर्डर्स एक्ट। ये टेम्परेरी रेजिडेंट्स को और रेफ्यूजी एप्लीकेंट्स को बहुत इफेक्ट करने वाला है। आइए देखते हैं किस तरह से। सो टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा। आईआरसीसी अब सबके साथ डेटा शेयर करने वाला है, इंटरनली और एक्सटर्नली, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। इंटरनली हो गया जैसे कि वर्क परमिट का एक डिपार्टमेंट है, स्टडी परमिट का, पीआर का, सिटीजनशिप का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और एक्सटर्नली यानी कि सीबीएसए हो गया, ओहिप हो गया, ईएसडीसी हो गया, सर्विस कनाडा जिसको बोल देते हैं, या फिर और भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो इनके सबके साथ ये लोग डेटा शेयर करने वाले हैं आपस में। इससे क्या होगा, फ़ायदा और नुकसान क्या है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ईएसडीसी को, या सॉरी आईआरसीसी को ये होगा कि एट फिंगर टिप्स इनको एक ही पोर्टल पे, शायद कोई पोर्टल बनाएंगे तो एक पोर्टल पे इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने सर्विस कनाडा को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपने सर्विस ओंटारियो को क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने हेल्थ कार्ड में क्या इन्फॉर्मेशन डाली है, सारा डेटाबेस एक ही जगह आ जाएगा। तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, राइट। सो आप कहीं पे भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, और देनी भी नहीं चाहिए थी, राइट। ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब किया है इन्होंने। अब एट फिंगर टिप्स जैसे ही क्लिक करेंगे इनको सारी इन्फॉर्मेशन पॉपअप हो जाएगी। तो आप कोई भी जो पहले लोग गलत फ़ायदा उठाते थे इस चीज़ का कि सर्विस कनाडा के पास आईआरसीसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आईआरसीसी के पास सर्विस कनाडा की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग बता सकते हैं, तो वो अब आप नहीं कर सकेंगे। अब आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास हो जाएगी। तो सेकंड चेंज जो है वो रेफ्यूजीज़ के लिए है। रेफ्यूजी एप्लीकेशंस जिन्होंने भी जून 24 2020 के बाद लगाई थी, और जून 24 2020 में आने के बाद एक साल बाद लगाई थी, उनकी एप्लीकेशंस अब आईआरबी में नहीं जाएंगी। व्हाट डज दैट मीन। आईआरबी, आप जब भी अपनी रेफ्यूजी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन आईआरबी में जाती है, यानी कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड, और वो आपकी हियरिंग करते हैं, और हियरिंग के बाद आपकी एप्लीकेशन पर डिसीजन लिया जाता है। अब वो हटा दिया गया है, अब वो स्टेप ही हटा दिया गया है कि अब ये इसके एक साल के बाद जिन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई थी 2020 जून के बाद, एक साल के बाद जिन्होंने लगाई थी, उनकी सबकी एप्लीकेशन निकाल दी जाएंगी और खारिज कर दी जाएंगी। दैट्स बैड न्यूज़। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आपको अपनी एप्लीकेशन एक साल के अंदर अंदर, रेफ्यूजी एप्लीकेशन एक साल के अंदर अंदर लगानी है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी वो। सो यू हैव टू बी केयरफुल। जो भी यहाँ पे क्लेम करने की सोच रहे थे, एक साल के अंदर अंदर उनको क्लेम करना है। रेफ्यूजी से रिलेटेड यूएस एप्लीकेंट्स के लिए एक न्यूज़ है, वो ये है कि अगर आप यूएस से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर क्लेम कर रहे हैं रेफ्यूजी स्टेटस, तो आपको 14 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर आप 14 दिन से लेट हो गए हैं तो फिर यू कैन नॉट क्लेम रेफ्यूजी स्टेटस। सो इट्स बिकमिंग स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर। कनाडा इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। इट्स गुड एंड बैड। गुड ये है कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अब वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। देयर स्टिल स्कोप, बट हाँ, थोड़ा सा कर्ब कर लिया इन लोगों ने। दूसरा ये है और फ़ायदा, सॉरी, नुकसान ये है कि बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं। बिजनेसेस को एम्प्लॉयज़, अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं। आई नो देयर आर एम्प्लॉयज़ हियर, बट अच्छे एम्प्लॉयज़ उनको अभी भी नहीं मिल रहे हैं। सो इस चीज़ का नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है कि कनाडा इमिग्रेशन से कनाडा को कोई इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? रियल एस्टेट देखिए आप, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा झटका लगा है। 1.5-2 साल से वो ऊपर उठ नहीं पा रही है मार्केट, और भी बाकी सारे, कंस्ट्रक्शन इज़ रिलेटेड टू रियल एस्टेट, या ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन इज़ रिलेटेड टू इमिग्रेशन, एंड और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इमिग्रेशन के सर पर चलते थे, लेकिन अब वो नहीं चल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इमिग्रेशन कर्ब करने से, कम करने से इमिग्रेशन कनाडा को इकोनॉमिकली फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू. Let's talk. Let's have a discussion on this.